दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम, जय हिंद। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपसे अभी कुछ 15-20 मिनट बात करने वाला हूँ और ये महत्वपूर्ण विषय भी है क्योंकि इस वक़्त फ़ील्ड में चारों तरफ एक चर्चा है और चर्चा 2 वजह से है। एक कोई बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम होने जा रहा है और चर्चा इसलिए भी है कि कुछ लोगों की जो है वो केवाईसी नहीं हो पा रही है, कभी सॉफ्टवेयर चल पा रहा है, कभी सॉफ्टवेयर नहीं चल पा रहा है। अ, कभी सवेरे चलता है, पिकअप सेंटर की बिलिंग, ऐसे कुछ 2-4 छोटे-छोटे इश्यूज़ जो है वो और इस पूरी जो पिछले 5-7 दिन से जो चर्चा का विषय है, वो है सैप सॉफ्टवेयर। आरसीएम के अंदर सैप इम्प्लीमेंट हो रहा है और मेरे ख्याल से वर्ल्ड में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है तो मेरे हिसाब से शायद आरसीएम वो पहली कंपनी होने जा रही है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है और क्यों हमें बहुत आगे जाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है? अभी क्या तकलीफ़ें हैं, जो पिछले हमें आरसिम में 2 दशक हो चुके हैं, 2 दशक के अंदर इस वक़्त क्या-क्या चैलेंजेज़ हमारे सामने रहते हैं और सैप सॉफ्टवेयर के इम्प्लीमेंट होने के बाद, इसका एक इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ है, उस फ़ेज़ के पूरा होने के बाद क्या-क्या हमें फ़ायदे होने वाले हैं और किस-किस तरीके से इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे 2-4 चीज़ें। तो बेसिक चीज़ है कि अभी हमारी तकलीफ़ें क्या हैं और सैप के बाद फ़ायदे क्या होने वाले हैं। और फिर आपके साथ मैं कुछ शेयर करूँगा 2-4 एग्ज़ाम्पल्स मैं शेयर करूँगा क्योंकि मेरा करीबन 30 साल का तजुर्बा है इस इंडस्ट्री में और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ जहाँ-जहाँ ईआरपी इम्प्लीमेंट हुआ, सैप इम्प्लीमेंट हुआ, उनके साथ में जो है वो हार्डवेयर एंगल से जो है मैं उन टीमों के साथ इन्वॉल्व रहा और किस-किस तरीके से क्या-क्या तकलीफ़ें आई और कैसे-कैसे चीज़ क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है। इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब। अ, और हमारा डेटा भी 2 दशक पुराना है, तो नए सॉफ्टवेयर का डेटा पुराने सॉफ्टवेयर का डेटा नए सॉफ्टवेयर पे जो है वो माइग्रेट भी होना है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे फ़ेज़ वाइज़ होंगी और इसके ऊपर जो है बातचीत मैं करूँ उससे पहले थोड़ा-सा एक बार बेसिक चीज़ों पे मैं आपको लेके चलता हूँ और इसलिए मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले इनको स्टेप बाय स्टेप थोड़ी-सी 2-3 चीज़ें देखते हैं। सो आपका स्वागत है आप सब लोगों का और आज हम जो बात करेंगे सैप के ऊपर थोड़ा-सा इतनी ही जानकारियों पे हम बात करेंगे, जितनी आपके लिए ज़रूरी है। मैं इसमें कोई टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा और ये सिर्फ़ मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि इस फ़ील्ड से मेरा वास्ता रहा है, ताकि आप ये हो क्या रहा है, इसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और आपके जितने भी दोस्त हैं रूट तक जो फ़ील्ड में हैं और जिस चीज़ को लेके हल्की-सी परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो ये पूरे प्रोसेस को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। कई दिन से आप सब लोग बात करते हैं सैप, 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 राइट? तो सैप बेसिकली सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो है ये नाम है इसका फुल फॉर्म है और इसको हम दूसरी भाषा में हमारी जो टेक्निकल भाषा में इसको ईआरपी भी बोलते हैं, एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग। यानी कि कंपनी के पास जितने भी रिसोर्स हैं, उनकी प्रॉपर प्लानिंग हो जाए, सारे मॉड्यूल्स इकट्ठे हो जाएँ और एफिशिएंसी ओवरऑल हर आदमी की, हर फैक्ट्री की हर चीज़ की आउटपुट एक्सट्रीम की तरफ चली जाए, टॉप की तरफ चली जाए। इसलिए हर जगह पे रियल टाइम फीडबैक्स आना बहुत ज़रूरी है। इस पे मैं बाद में आपके साथ आता हूँ, लेकिन अभी हमारे साथ क्या हो रहा है देखिए, आरसीएम के 3 फेज़ हैं, मुझे बोलते भी हैं। आरसीएम का अभी 3rd फेज़ स्टार्ट हो रहा है। पहला फेज़ वो था जब आरसीएम स्टार्ट हुआ, सिर्फ़ एक फॉर्म मिलता था और ये ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था। कंप्यूटर्स में सिर्फ़ एंट्री होती थी ऑफ़िस में आके, एक किट होती थी, वो जॉइनिंग करते थे, लोग फॉर्म भरते थे, मंथ एंड पे सारे फॉर्म्स इकट्ठे होते थे, उनकी एंट्री होती थी 10-12 तारीख तक सबको जोट डाउन करके और डेटाबेस बना के और तो ये एंट्री का अलग फॉर्म हो गया, फिर उसका कमीशन की कैलकुलेशन होनी थी, तो उसके लिए एक अलग मॉड्यूल बना दिया गया। फिर बाद में सेकंड फेज़ जब था तब तक जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके थे, काफ़ी सारे पिकअप सेंटर खुल चुके थे, तो पिकअप सेंटर्स के लिए एक अलग मॉड्यूल बना दिया गया, डिपो के लिए एक अलग मॉड जो-जो समय बदलता गया, त्यों-त्यों हमारी सॉफ्टवेयर्स के अलग-अलग, अलग-अलग मॉड्यूल्स बनते चले गए। अभी हम थर्ड फेज़ में एंट्री कर रहे हैं, यानी कि सरकार बोल रही है, दुनिया बोल रही है कि इस वक़्त दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है और हर देश की सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं। तो इस दौरान हमारा भी कर्तव्य बन जाता है मैनेजमेंट का भी कर्तव्य बन जाता है कि जितने भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं,
उन सबको एक ऐसी चीज दे दी जाए जिसकी मदद से वो एक अनलिमिटेड ग्रोथ की ओर अग्रसर हो जाए। ध्यान रखना, फेज थर्ड इज गोइंग टुवर्ड्स अनलिमिटेड ग्रोथ। ये एक ऐसी चीज है जहां पर आपको टर्नओवर जो होगा वो कल्पनाओं से परे होगा, राइट। तो इसलिए थर्ड फेज जो है वो जो शुरू हो रहा है उसके लिए सैप बहुत ही जरूरी है। अगर हम अनलिमिटेड ग्रोथ और बहुत ऊंची उड़ान भरना चाह रहे हैं तो उसके लिए सैप के बगैर वो थोड़ा सा नहीं, बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इसलिए जो भी थोड़ी बहुत अभी तकलीफें चल रही हैं उनको सहन करना हमारे अपने भविष्य के लिए वो थोड़ा सा जरूरी भी है, मैंडेटरी भी है और प्रोसेस भी है और तरीका भी यही है। हाँ, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। इस वक्त थोड़ी सी ज्यादा तकलीफें इसलिए होंगी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। हो सकता है एक तो स्टाफ की कमी हो या कुछ लोग जो है घर में होमवर्क वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में कमी आ रही हो। तो कई सारे इश्यूज हो सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर हो सकता है वो थोड़ी सी उसकी कल्पना आप जो है आपको जो है थोड़ी सी करनी पड़ेगी। नाउ विदाउट सैप अभी हम क्या कर रहे हैं? विदाउट सैप में क्या कर रहा है, सबसे बड़ा जो इसका तकलीफ होती है अभी जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हमने हमने अभी अलग अलग मॉड्यूल बनाए हुए हैं तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं मतलब डिफरेंशियल टेक्निक। यानी कि हर काम के लिए अलग प्रोग्राम। अब कोई भी रिपोर्ट वगैरह कुछ भी चाहिए होती है तो आप जो जिस मॉड्यूल के ऊपर बैठा है उस आदमी को बोलिए कभी इसका फिगर दीजिए, इसके फिगर दीजिए, इसकी रिपोर्ट दीजिए। तो आप कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर निर्भर करते हैं क्योंकि वो सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट का मतलब यहाँ पे डेटा शेयरिंग से है, वो डेटा शेयर नहीं करते। तो इस वक्त हमें क्या होता है कि फैक्ट्री को, मैनेजमेंट को रियल टाइम इन्वेंट्री इस वक्त कितनी मौजूद है, चाहे वो डिपो में है, चाहे वो पिकअप सेंटर पे है, चाहे वो ऑल इंडिया जितनी भी इन्वेंट्री इस वक्त मौजूद है, सोल्ड और अनसोल्ड, ये फिगर हम पकड़ ही नहीं सकते। और जब ये फिगर हम पकड़ ही नहीं सकते तो आप कई बार बोलते हैं कि वो सामान नहीं आ रहा, डिपो वाला बोलते हैं पीछे कंपनी से नहीं आ रहा, पिकअप सेंटर वाला बोलता है कि डिपो से नहीं आ रहा, क्योंकि वो रियल टाइम फीडबैक मिल ही नहीं सकती। और जब रियल टाइम फीडबैक मिल नहीं सकती तो अल्टीमेटली कभी तो फैक्ट्री में ज्यादा बन जाएगा तो अगली बार बोलेंगे पिछली बार इतना बनाया था। तो फैक्ट्री की पूरी जो प्लानिंग है वो बहुत तरीके से प्रभावित होती है पूरी। तो उनको पता नहीं होता कि इस वक्त कितना बनाना है या कितना प्रोडक्शन, बिकॉज रियल टाइम फीड नहीं मिलता कभी। तो सबसे बड़ा जो नुकसान है इसका होता है। और इसकी वजह से जो दूसरा नुकसान होता है वो क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं अच्छा पिकअप सेंटर पे या डिपो पे, चाहे पिकअप सेंटर वाला डिपो से बात करे ये सामान है तो पिकअप सेंटर का फोन आता है कि सर वो डिपो पे तो फोन है वो क्या बोलते हैं फोन नहीं उठाते, वो सामान तो है नहीं, या इतना सा आया था वो सारा का सारा इसको दे दिया, उसने इसको दे दिया, वो तो उसके। तो इस किस्म की जो चीजें हैं वो हम क्या बोलते हैं मुंह से निकलना शुरू होती है। जो स्थिति में या टेंशन की स्थिति में वो जो भी लोग करते होंगे वो कैसे करते हैं क्या करते हैं वो सबका अपना, बट ये घटित होता है। अब जब ये चीज घटित होती है तो अब पिकअप सेंटर पे जब कस्टमर आता है या डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो यही बातचीत उसके साथ होती है कि अभी पीछे से कंपनी से नहीं आ रहा, या अभी शॉर्टेज है, या अभी ये है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके भीतर में जाता है कि 4 मिलते हैं तो 1 नहीं मिलता, 1 मिलता है तो 3 नहीं मिलते, जब ये चाहिए तो ये मिलता है। तो ये सब क्या चीज है, ये कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन के अंदर कन्वर्ट होता है और अल्टीमेटली रेवेन्यू का लॉस भी होता है। अब चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर का हो, चाहे वो लीडर का हो, चाहे वो कंपनी का हो, तो ये रेवेन्यू लॉस और डिससैटिस्फैक्शन, तो किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीजें खतरनाक है। तो ये दोनों चीजें चलती रहेंगी तो एक जगह पे आके स्टेगनेंसी आ जाएगी और उस स्टेगनेंसी को पार करना एक किसी अच्छे औजार या किसी टूल की मदद से ही हम पार कर सकते हैं, वरना ये बड़ा टेढ़ा काम। सो डिसेंट्रलाइज प्रोसेस जो है अभी हमारा चल रहा है, डिसेंट्रलाइज प्रोसेस चल रहा है। और इस डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारा जो प्रोसेस अभी, इसमें किसी भी चीज की रियल टाइम फीड लेना बहुत टेढ़ा काम है और बहुत आगे ग्रोथ हमें लेनी है। तो उसमें रियल टाइम फीड आना जरूरी है। और रियल टाइम फीड जो है वो सैप के बगैर आएगा नहीं। सैप मैंने बोला एक कंपनी का भी नाम है और एक सॉफ्टवेयर का भी नाम है, लेकिन जिस तरीके से सारे मॉड्यूल इंटीग्रेट किए जाते हैं उस तरीके से आप अपना कोई भी सॉफ्टवेयर उसके ऊपर उसी तर्ज पे उसी पैटर्न के ऊपर आप डिप्लॉय अपना या खुद का डेवलप कर सकते हो, है ना, जिसको हमारी भाषा में ईआरपी भी बोला जाता है। तो ज्यादा उस चीज में डिटेल में ना जाके
सॉफ्टवेयर जब के सारे मॉड्यूल इंटीग्रेट हो जाते हैं तो उसके फायदे हमें क्या-क्या होने वाले हैं, राइट? अब ये चाहे सैप हो, चाहे आपका खुद का डिजाइन किया हुआ हो, है ना? जिसमें सारे मॉड्यूल्स आपस में एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और डेटा शेयरिंग कर रहे हैं। तो सैप जैसे एक कंपनी का भी नाम है और और इनके 3 वर्जन अभी तक जो निकले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आप लोगों को जितने भी आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर मेरे दोस्त हैं, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी जानकारी से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसकी वजह से नतीजे क्या आएँगे, क्या हो सकते हैं, वो थोड़ा-सा हमें जानने की या आपस में बातचीत की थोड़ी-सी ज़रूरत है। 3 वर्जन अभी तक इनके आए हैं रिलीज़ 1, 2, 3 और इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी मॉड्यूल अभी हमारे सारे मॉड्यूल सिस्टम में काम कर रहे हैं आरसीएम के बट वो आपस में डेटा शेयरिंग नहीं कर रहे। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होगा सारे के सारे मॉड्यूल और ये सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड होता है सैप जो है और मुझे नहीं लगता कि जिस किस्म का डायरेक्ट सेलिंग की रिक्वायरमेंट है सैप ने अभी तक किसी दुनिया की किसी कंपनी को जो है वो सॉफ्टवेयर बना के दिया होगा। तो उस सैप सॉफ्टवेयर को लेने के बाद भी आरसीएम के हिसाब से कस्टमाइज्ड होना ज़रूरी है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करेगी, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज होनी होती है और ये चेंज एक दिन में नहीं होता। मैं भी उसी प्रोसेस पे आ रहा हूँ कि चेंज कैसे होता है और धीरे-धीरे कैसे होगा। जो ही फील्ड में तकलीफ आएगी, लेकिन पहले हम देखते हैं, अब इसमें चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, एसेट अकाउंटिंग हो, सेल्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिपो हो, मटेरियल मैनेजमेंट हो, फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल आया, कितना बचा है, कितना प्रोडक्शन की पाइपलाइन में है, कितने दिन में रॉ मटेरियल और आ जाना चाहिए, प्लांट का मेंटेनेंस हो, प्रोजेक्ट जो नए आने वाले हो या सिस्टम्स हो, प्रोडक्शन की प्लानिंग हो, फील्ड में डिलीवरी डिस्पैच हो, डिपो का ह्यूमन रिसोर्सेज हो, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब का कोई भी आदमी जब ये इंटीग्रेट हो जाएंगे, इन सब को इकट्ठा करने को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। सारे मॉड्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन। जब सॉफ्टवेयर ये इंटीग्रेट हो जाएंगे सारे मॉड्यूल्स, तो कोई भी दोस्त, कोई भी पिकअप सेंटर होल्डर जिसके जिस जो राइट्स हैं, किस-किस एरिया में वो जा सकता है और क्या-क्या रिपोर्ट उसको चाहिए, वो अपने टर्मिनल पे, अपने कंप्यूटर पे बैठ के वो किसी भी किस्म की रियल टाइम अ रिपोर्ट वो दे सकता है और जो भी कोई रिक्वायरमेंट है या कुछ ऑर्डर्स है वो रियल टाइम देखे जा सकते हैं और कितना कंज्यूम हो गया सामान इसको यूं देखें कि इस वक्त अगर जैसे अगर सैप इम्प्लीमेंट है और इस वक्त मैंने एक साबुन खरीदा किसी भी पिकअप सेंटर से तो ठीक इस वक्त कितने लाख साबुन ऑल इंडिया कितने पिकअप सेंटरों पर कितने डिपो पे मौजूद हैं वो पार्टिकुलर तो रियल टाइम में हम जान सकते हैं और किस एरिया में कितने खत्म हो रहे हैं कौन सा साबुन या कौन सा प्रोडक्ट या कौन से पार्टिकुलर एरिया में ज्यादा कंजम्पशन है उसके अंदर जो है वो ज्यादा भेजना चाहिए किस जगह कौन सा प्रोडक्ट कम कंज्यूम होता है तो जैसे ये प्लानिंग आएगी तो सब जगह की शॉर्टेज और सब जगह की दिक्कतें ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो जैसे ये काम होता है तो कस्टमर खुश होता है। इसके मैं रियल टाइम एग्जांपल आपको 2-3 अभी दूंगा जो मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है लोगों के साथ जिन जिन कंपनियों ने इम्प्लीमेंट किया है। रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा और कस्टमर डिलाइट यानी कि कस्टमर खुश हो जाएगा अरे वाह यार बिल्कुल जो बोला वही हो रहा है ये तो बिल्कुल है। अदरवाइज क्या होगा ऐसा नहीं होगा तो बोलते कुछ है 4 दिन हो गए 5 दिन हो गए 8 दिन हो गए अभी तक हुआ नहीं। ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि सारे मॉड्यूल्स का डेटा आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करता है शेयरिंग करती है। तो अब इसके अंदर क्या-क्या फायदे होने वाले हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन से आरसीएम में सैप इम्प्लीमेंट पूरा होने के बाद ध्यान रखना अभी स्टार्ट हुआ है इम्प्लीमेंट पूरा होने के बाद क्या-क्या नया होगा या क्या-क्या फायदा होगा इसके ऊपर मैं 2-3 बातचीत आपके साथ करूंगा और फिर मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा। डिलीवरी को देखते हैं जैसे मान लीजिए अभी हाल फिलहाल क्या है कि मान लीजिए किसी डिपो ने ऑर्डर दिया कोई डिपो ने ऑर्डर दिया कंपनी में अपना ऑर्डर नोट कराया और कंपनी का मान लीजिए एक सेंट्रल वेयर हाउस है या 2 जगह से 3 जगह सेंट्रल वेयर हाउस बना रखे हैं उन जगह से डिस्पैच होना है। अब क्या होगा डिपो फोन करके पूछ रहा है सर मेरी गाड़ी गई क्या मेरी गाड़ी चली क्या मेरी गाड़ी चली क्या या लोड होगी क्या। तो अब जो फोन अटेंड कर रहा है जो इंचार्ज है उसके पास भी कितना प्रेशर होगा उसके पास दिन में 60 फोन आ रहे हैं और 60 फोन ऐसा नहीं होता कि वो सब लोग एक ही टोन में बात कर रहे हैं। सर मेरी गाड़ी लग गई क्या? काम होगा क्या? हो सकता है कोई बोल रहा 4 दिन हो गए अभी तक क्यों नहीं किया? तो लोगों की अलग-अलग टोन आएगी और जो-जो अलग-अलग टोन आएगी तो उसका बिहेवियर भी बदलेगा और आदमी इरिटेट भी हो सकता है।
बट सिस्टम कभी इरिटेट नहीं होता। जब सिस्टम एक फ्लो में चलता है, वो कभी इरिटेट नहीं होता। तो अभी क्या होगा, जैसे ही किसी डिपो का ऑर्डर है, उस ऑर्डर पंच हुआ, गाड़ी लोड हुई, जैसे ही वो कंपनी के गेट से बाहर हुई और सैप में एंट्री हुई, ठक, गाड़ी गेट से बाहर, इमीडिएट उस पार्टिकुलर डिपो के स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आएगा कि आपका जो है वो मटेरियल डिस्पैच हो चुका है, बाहर निकल चुका है गेट से बाहर, और अब ये ट्रांजिट में है। अब ट्रांजिट में भी कहाँ-कहाँ पहुंच चुका है और कितना एस्टिमेटेड टाइम है, वो भी वहां पे दिखाएगा कि 11 तारीख को 11:40 के आसपास आपके डिपो पे पहुंच जाएगा। आप इधर देखेंगे 11:40 हुए हैं और पता लगा उधर बाहर गाड़ी ने आपका हॉर्न बजा दिया है। तो आपको ना मेल करने की जरूरत है, ना कंपनी में किसी से बात करने की जरूरत है, ना बार-बार जो है दिमाग खराब करने की जरूरत है। अब जैसे ही आपका 1-2 बार ऐसा हुआ, तो इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन क्या होगा, आप अपने पिकअप सेंटर होल्डर्स को प्लानिंग दे सकते हैं कि 11:40 मतलब 11:40 में डिलीवरी आ जाएगी, आ जाएगा माल, ठीक 3 बजे आप आ जाइए, और उनके भी ऑर्डर पाइपलाइन में लगे होंगे। तो आपका जैसे ही स्टॉक में आएगा, यहाँ से डिस्पैच हुआ, आपके पास क्या माल पहुंचने वाला है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये नहीं है कि गाड़ी आएगी फिर आप बिल देखेंगे, ये तो आ गया, ये नहीं आ गया, नो, राइट। तो इतना बड़ा फायदा है, पहला फायदा। दूसरे पर हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, मैं कुछ 2 4 5 चीजें जो हम लोग पकड़ पा रहे हैं, उसके डायरेक्ट फायदे जिनके पकड़ पाएंगे। तो डायरेक्ट ऑर्डर, अब क्या होता है कि हमारे अभी के जो प्रोसेस में है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो पिकअप सेंटर को बोलता है कि भाई साहब ये मंगा दो, वर्बल, सब वर्बल चल रहा है, इट इज नथिंग इन रिटर्न। पिकअप सेंटर डिपो को बोलता है कि सर ये चीज है क्या, कि नहीं ऑर्डर दिया है या आज शाम को देंगे, वो कंपनी में देता है, कंपनी में भी वहां पर भी जो लिखे हुए मेल पे जाता है या मैनुअल सिस्टम है। अब मेल देखी कि नहीं देखी, आज देखी कि कल देखी, तो सब जगह गैप क्रिएट होता हुआ जाता है। और सब जगह ये फोन पे जो बातचीत है, इसको मिनिमाइज करने के लिए अब क्या है, हो सकता है भविष्य में या जैसे ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को उसके एरिया में जो चाहिए, मेरे को ये 4 चाहिए, उसने 4 प्रोडक्ट का नाम लिखा, तो आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, आपके शहर के कौन से पिकअप सेंटर के ऊपर ये मटेरियल अवेलेबल है। देखो कितना बड़ा चेंज है। अभी आपको नहीं मालूम आपके शहर में सामान कहाँ पे रखा है। जैसे ये सैप इम्प्लीमेंट होगा, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को ये रिक्वायरमेंट है, तो उसके हो सकता है उसके जो विंडो है, उसकी मोबाइल की जो विंडो है, वहां पर पॉपअप हो जाए कि आपके इस पिकअप सेंटर पे ये पार्टिकुलर मटेरियल अवेलेबल है। या मटेरियल अवेलेबल नहीं है और आपने ऑर्डर डाला, तो वो ऑर्डर आपके एरिया के पीयूसी के थ्रू या मतलब सीधा सिस्टम पे रिफ्लेक्ट करेगा कि फील्ड से ये चीज की रिक्वायरमेंट आ रही है। आज की रिक्वायरमेंट हमारी, मान लीजिए किसी पार्टिकुलर साबुन की या कोई पार्टिकुलर मान लीजिए न्यूट्रीचार्ज मैन की या वुमेन की, हमारी फील्ड से जो रिक्वायरमेंट आ रही है 2 लाख डब्बे की बॉक्सेस की, और हमारे फील्ड में भी जो स्टॉक रखा हुआ है वो है जो है मान लीजिए 1 लाख बॉक्सेस का रखा हुआ है। तो ये जो है, और कहीं ज्यादा रखा हुआ, कहीं पर कम रखा हुआ है। तो सैप क्या कर सकता है कि आपके एक डिपो पे जहाँ पे ज्यादा स्टॉक है, वहां का स्टॉक इमरजेंसी अगर कोई है, तो वो दूसरे डिपो पे भी खट से खट इंटरनल बड़ी आराम से ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट, और रियल टाइम इन्वेंट्री पे जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, और इम्पैक्ट आएगा, ये होता है, हर जगह होता है। सो ठीक इसी तरीके से जो पिकअप सेंटर ने ऑर्डर दिया, यानी कि कोई भी आदमी कहीं से भी, जिन जिनको परमिशन होगी, वो जो ही अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे, ये सेंट्रलाइज्ड जो ऑर्डर डिस्पैच है या प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन की प्लानिंग है, ये वहां पर सीधा रिफ्लेक्ट करेगा कि आज का स्टेटस क्या है। जैसे आप कई बार देखते हैं ना, अ, हर शहर की स्टेट कैपिटल में मेरे ख्याल से कई जगह लगा है कि भारत की जनसंख्या इस वक्त कितनी है, तो लाइव काउंटर चलता रहता है। अब 10 बढ़ गए, हर सेकंड के अंदर वो 100, 150, 200, 300, ये लाइव काउंटर, वो एक एवरेज निकाली हुई है कि एक साल में कितना प्रोडक्शन है, मतलब कितने बर्थ रेट है और कितना डेथ रेट है। तो जो बचे हुए हैं उनको पूरे साल में हर सेकंड के हिसाब से डिवाइड करके क्लॉक बनाया हुआ है ना, जनसंख्या काउंटर जो बोलते हैं। अब डिस्पैच ट्रैकिंग, वो जो मैं बता चुका हूँ, गाड़ी बाहर निकली, गाड़ी सामान आपका कहाँ तक पहुंच चुका है और कितनी देर में आपके पास पहुंचने वाला है। इस तरीके की चीजें, स्टॉक अलर्ट। अब मान लीजिए आप पिकअप सेंटर है, बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे पिकअप सेंटर के ऊपर उसको ध्यान ही नहीं है, बेच रहे चले जा रहा, बिलिंग हो ही जा रही है। अचानक कोई आदमी आया कि साहब मेरे को तो 5 S5 दे दो। अरे S5 उसने देखा, नहीं, S5 तो है ही नहीं। यानी कि उसकी प्लानिंग में नहीं है कि मेरे को S5 ऑर्डर करना और खत्म होने वाला है। लेकिन जब सैप इंप्लीमेंट हो जाएगा,
तो जैसे एक मिनिमम स्टॉक का क्राइटेरिया सेट करेंगे और वो सैप बताएगा कि आपके पास सिर्फ 5 बॉक्सेस बचे हुए हैं, तो वहां पे पॉपअप आना शुरू हो जाएगा, सैप को ऑर्डर कीजिए, सैप को ऑर्डर कीजिए, ये आपका स्टॉक खत्म होने वाला है। सेम वे डिपो भी हो सकता है, सेम वे जो सेंट्रल वेयर हाउस में भी हो सकता है, और वहां से रिफ्लेक्शन सीधा प्रोडक्ट को सीधा का सीधा जो है वो जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फैक्ट्री है वहां पर पॉपअप हो जाएगा कि ऐसा ऐसा। तो ये सब कुछ रियल टाइम चलता है। अब फर्ज कीजिए, अभी आजकल हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे अपने मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप या मैसेज भेजते हैं अपनी पूरी टीम को, जिसने खरीदारी की है, नहीं की है या कुछ किया है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो एक्टिव हैं, जो रेगुलर सामान ले रहे हैं, अगर उनको सैप के थ्रू ऑटोमेटिक, जिसने खरीदारी नहीं की है, जो डायमंड क्लब कर रहा है उसने डायमंड क्लब नहीं किया है, या जिसने इसमें खरीदारी नहीं की है, ऑटोमेटिक उसका पॉपअप शुरू हो जाए, उसकी विंडो पे या उसके मोबाइल पे मैसेज आना शुरू हो जाए, तो कितना बड़ा काम है ये। यानी कि आपके अकेले इस काम से आपका टर्नओवर कितने गुना जंप मारेगा, क्योंकि आधे लोग तो बहुत बार इसलिए नहीं खरीद पाते, या तो पिकअप सेंटर में स्टॉक नहीं है, या वो भूल गया, राइट, या होम डिलीवरी नहीं। तो हो सकता है होम डिलीवरी की ऑप्शन भी खुल जाए, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो काम आ सकते हैं। फैक्ट्री की प्रोडक्शन के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, हर सेकंड की प्लानिंग, रॉ मटेरियल की प्लानिंग, ये सब कुछ इतना ऑनलाइन, कंपनी की अकाउंटिंग, उन सब की चीज, और एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो जो चाहिए ऑनलाइन, जो जो डेटा चाहिए, वो सारी चीजें जो है आप इससे कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर कस्टमर का है, पिकअप सेंटर का है, डिपो का है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन। 2-3 में जो है ये, क्योंकि ये बातचीत का कोई अंत नहीं है, ये तो मैं आपको 2-3 हिंट दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे 1000 चीजें हैं जिनके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। और इसका लास्ट में जो नतीजा निकलेगा वो क्या निकलेगा, मैं आपको एंड रिजल्ट की बात बता रहा हूँ। सैप क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या निकलने वाला है, उस पर बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बीच में है, आरसीएम साथ में है, सैप का इम्प्लीमेंट होगा। और इस वक्त का जो माहौल है, सरकार चाहे मोदी जी हो चाहे अनुराग ठाकुर जी हैं, वो सब हिंट दे चुके हैं कि कितना बड़ा उम्मीद डायरेक्ट सेलिंग से, आरसीएम जैसे बिजनेस से इस वक्त देश को है। अपनी दुकान का कॉन्सेप्ट गुरुदेव बीसी सावड़ा सर दे चुके हैं। और पूरे वर्ल्ड में आरसीएम कितने बड़े एक्सेस रखती है, कितने बड़े क्या बोलते हैं नियमों पे चलती है, ये टीसी छाबड़ा सर के नेतृत्व में जो है ये काम जो है वो परमात्मा ने जो दिया है, हम सब लोगों को मौका दिया है आरसीएम के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को बनाने का। यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो हर रोजाना कोई ना कोई मीटिंग या सेमिनार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है यूएस के माध्यम से हर डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रही है। कितना बड़ा सपोर्ट है, देश के किसी भी कोने में आपके डिस्ट्रीब्यूटर हो, उनको वो सपोर्ट मिल रहा है। अपनी दुकान का कंसेप्ट आपने देख लिया, गुरुदेव ने बोला है, बीसी छाबड़ा सर ने, कि 1 करोड़ दुकानें ये होंगी ही होंगी और ये होने वाली है। तो आप इनके ऊपर, और इस पूरे मामले में सैप और ज्यादा मदद करने वाला है। अपलाइन का सिस्टम आपके साथ में है, सब लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बड़े बड़े वेयर हाउस का सीन हो सकता है कल को आपको ऐसे वेयर हाउस देखने को मिल जाए, आरसीएम के सारे डिपो ऐसे देखने को मिल जाए जहां पर जो है वो रोबोट लगा हो। आप अपने सॉफ्टवेयर में आपका ऑर्डर आया, वो ऑर्डर जो है वो रोबोट को थामा, और जहां जहां जो जो सामान रखा है वो सामान के पैकेट निकाल के, और रोबोट ने ला के आपका एक कोने में इकट्ठा कर दिया और आपकी गाड़ी में डाल दिया। ध्यान रखना, ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इस सैप के बगैर पॉसिबल नहीं है। अभी तो हम डब्बे गिनते हैं, मेरी गाड़ी आ गई है, वो डब्बा यहाँ रखा, वो डब्बा यहाँ रखा, वो डब्बा यहाँ रखा। लेकिन उसके बाद क्या पॉसिबल है कि आदमी की जरूरत नहीं, वो अपने आप रोबोट जो है अलग अलग जगह से बॉक्सेस उठा के आपकी गाड़ी में रख देना, और एक साबुन का भी मिस्टेक नहीं हो सकता, इधर से उधर 2 ग्राम भी मिस्टेक नहीं हो सकता। और तीसरी तरफ आपका नेटवर्क, आपका बिल है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कुदरती इशारा कर रही है कि मामला बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाने वाला है, और आरसीएम बहुत बड़ी उड़ान लेने वाला है। बस हम सब लोगों को थोड़ा सा ये धैर्य इस वक्त जरूरी है, क्योंकि इस वक्त निर्माण कार्य जारी है। जब भी बड़े निर्माण होते हैं, तो बड़े निर्माणों के दौरान तकलीफ तो ऐसी होती ही होती है दोस्त। चाहे हूवर डैम बना हो, जितने साल हूवर डैम बनने में मेरे ख्याल से 12 या 16 साल लगे, तो रोजाना कोई ना कोई तकलीफ आती। दुनिया का सबसे बड़ा डैम था, और उसकी हाइट इतनी थी, ऊपर से कोई झांक के देख ले तो नीचे चला जाता था। ये दिल्ली में मेट्रो ट्रेन जब बन रही थी, ये करीबन हो गया मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले की बात है, तो आप देखो पूरी सड़कें खुदी पड़ी थी, जगह जगह पिलर बन रहे थे, कहीं से क्रेन गिर रही थी, कहीं पर कुछ हो रहा था। रास्ते में थोड़ी थोड़ी पतली गली बनाई हुई थी, ट्रैफिक खिसकता रहे, रेंगता रहे,
जो लोग इस वक्त इन पतली-पतली गलियों में 1-1, 2-2 किलोमीटर के ट्रैफिक जाम लगे हुए थे, लोग रो रहे थे सरकार ने क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया, ट्रैफिक जाम, और लोगों ने तकलीफ 3-4 साल लगातार झेली है। और ये भी तब झेली है जब पूरा मेट्रो का काम, पूरा का पूरा काम रात को होता था, 11 बजे बाद शुरू होता था और 6 बजे से पहले-पहले सारा जितना भी सिविल वर्क होता था वो खत्म होना होता था। पूरा का पूरा सिविल वर्क तकरीबन 90% रात को हुआ, दिन में अलाउड ही नहीं था। उसके बाद भी लोगों ने कितनी तकलीफ झेली है, क्योंकि बहुत सारी क्रेनें ऐसी थी, तो दिन में सड़क के ऊपर लेके आ ही नहीं सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था। तो 25 4 आवर काम चला। तो 3-4 साल बाद सब लोग गालियाँ दे रहे थे सरकार को, क्या है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, ये है, वो है। वो इसलिए क्योंकि वर्तमान की तकलीफ को आदमी झेल नहीं पाता। लेकिन जब वो मेट्रो बन के तैयार होगी, तो अब पिछले 10-15 साल से लोग बाग जो सरकार को दुहाई दे रहे हैं, अरे यार कमाल कर दिया, सरकार ने कमाल कर दिया, मजा आ गया, कितनी बढ़िया ट्रेनें हैं, खटाक से इधर से बैठते हैं, उधर 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। और उस मॉडल को बाद में देश के हर शहर ने कॉपी कर दी। अब जहां भी मेट्रो बन रही, लोग खुश होते हैं, हमारे शहर में मेट्रो बन रही है, और उस तकलीफ को झेल पाते हैं। तो इन चीजों को समझना, यानी कि बड़े निर्माण में तकलीफ तो होगी, लेकिन उस तकलीफ के बाद एक जिंदगी भर का आराम है। और अगर आरसीएम बिजनेस को आप चाहते हैं 50,000 करोड़ का जाए और 1 लाख करोड़ का जाए, तो सैप इम्प्लीमेंट हुए बगैर ये बहुत टेढ़ा काम है। इसका इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। अब ये डिसीजन चाहे आज लो, आज तकलीफ ये है कि बस खोल दो, पहले वाला ही खोल दो, ज्वाइनिंग तो होने दो, हो जाएगा। पीछे लोग काम कर रहे हैं, डिले हो सकता है, कारण 10 हो सकते हैं, क्योंकि जितनी डिस्ट्रीब्यूटर को टेंशन है, उससे 1000 गुना टेंशन उन लोगों की है जो पीछे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में चेंज कर रहे हैं, डेटा को माइग्रेट कर रहे हैं। तो उनके ऊपर कितनी तकलीफ होगी, राइट? और मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल बताता हूँ। देखो, इसमें मैंने कुछ सारे लोगो दिए हुए, ये बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, तकरीबन तकरीबन इन सब के पास ईआरपी सिस्टम, सैप बोल लीजिए, ईआरपी सिस्टम इन्होंने अपने कस्टमाइज करवाए हुए हैं या सैप लिया हुआ है। इनमें से एक लोगो है, मैं नाम यहाँ पे नहीं ले रहा, लेकिन उनके साथ मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है, कई लोगों के साथ मैंने काम भी किया हुआ, मेरे क्लाइंट भी हैं। इनमें से एक कंपनी की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ये बात है मेरे ख्याल से करीबन-करीबन सन 98 के आसपास की। 98 के आसपास की इन कंपनियों में से एक कंपनी की आईटी डिवीजन थी। जो आईटी डिवीजन है, आईटी डिवीजन मतलब जैसे टाटा जी के 50 काम है, मान लीजिए मोटर गाड़ी का भी है, सॉफ्टवेयर का भी है, आपके जो है वो और 50 जो फैक्ट्री है, लोहे का भी काम है। इसी तरीके से बड़े-बड़े ग्रुप हैं, उनके 10-10, 15-15 तरीके के अलग-अलग किस्म के बिज़नेस हैं। तो इनमें से एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस, उनके पास उन्होंने अपनी एक कंप्यूटर डिवीजन खोली और वो मेरे ख्याल से 5-7 साल से चल रही थी। जयपुर में भी उनका एक ऑफिस था, मैं उनका डीलर था, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते थे वो, और ऑल इंडिया उनका डिस्ट्रीब्यूशन था। और ये 98-99 के आसपास जो है उनका पिछले 5-7 साल से जो टर्नओवर था वो अटका हुआ था। करीबन-करीबन जो है मेरे ख्याल से जयपुर की जो उनकी ब्रांच होती थी, अगर मैं ध्यान से फिगर्स को याद करूँ, तो करीबन 25 लाख रुपए महीने के आसपास वो करती थी, और उनका ऑल इंडिया का जो टर्नओवर होता था, वो 8-10 करोड़ के आसपास अटका हुआ था। और इतना बड़ा बिज़नेस हाउस था। फिर उन्होंने कोई बाहर की एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ भी टाई अप किया, तो तब भी हालात नहीं बदले। फिर उसी दौरान जो है, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ। उसी दौरान जो ये बड़ा बिज़नेस हाउस है, इनका एक बेटा, यानी कि बिज़नेस को पिताजी हैंडल कर रहे थे। अ, उनका एक बेटा यूएस से एमएस करके इंडिया वापस आया। अब वो एमएस करके आया था, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर फील्ड में था। तो उन्होंने देखा कि पापा से अपने बात की कि पापा, ये जो है पिछले 6 साल से टर्नओवर यहीं अटका हुआ है, तो कारण क्या-क्या है? तो कुछ तकलीफ़ें ढूँढी कि लोगों की तकलीफ़ें क्या-क्या हैं। तो उस वक़्त जब हम उनसे सामान लेते तो हम कई बार बोलते थे, जैसे हमने कोई ऑर्डर दिया, किसी सर्वर का ऑर्डर दिया या कोई इक्विपमेंट का ऑर्डर दिया, तो बोलते थे सर 10 दिन में आ जाएगा। तो ऑर्डर पंच कर दिया, मेल कर दिया, सेंट्रल वेयर हाउस में चला गया। 10 दिन बाद हम पूछते थे आया क्या? वो बोलते थे शाम को मेल आने वाला है, कंफर्मेशन आने वाली है, शायद आज आ जाए। 4 दिन हो गए। हमने तो उन्होंने कमिट किया, उसी हिसाब से हम आगे कमिट कर देते थे अपने कस्टमर को कि सर 11 तारीख को आ जाएगा। पता लगा 14 तारीख तक पता नहीं है सामान कहाँ पर, 18 हो गया, 12 दिन डिले हो गया, 15 दिन। अब वो 15-15 दिन डिले होता था, तो हम उनको बोलते थे कि भई आपका ऑर्डर कैंसल समझो, हमने आपका ऑर्डर कैंसल कर दिया है,
और हमने तो कहीं और से देखेंगे जहाँ से भी मिल जाता है। तो इस किस्म के चैलेंजेस आते हैं। फिर चलते-चलते 98, 98, 99 के आसपास इन्होंने सैप को इम्प्लीमेंट किया। अपना पूरा ईआरपी इन हाउस जो है वो इम्प्लीमेंट किया। सारे मॉड्यूल्स को वैसे ही जोड़ा जैसे आज आरसीएम के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है सैप इम्प्लीमेंट करने का, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, सारे सॉफ्टवेयर, सारे मॉड्यूल्स आपस में डेटा कम्युनिकेट करें, तो वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। और इस प्रोसेस के अंदर मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल लगा। तो फिर उनके फ़ोन आने शुरू हुए, सर हमारा ईआरपी इम्प्लीमेंट हो गया है, जो पुराने तजुर्बे थे वो अब गायब हो जाएँगे, आपको नया तजुर्बा एक बार लेके देखिए, हमें ऑर्डर दीजिए और आप देखिए जो टाइम हम आपको देंगे 3 दिन का, 4 दिन का, बिल्कुल एक्यूरेट आपके कंसोल के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा और 1 घंटा भी डिलीवरी लेट नहीं होती, ऐसा सिस्टम हमने डेवलप कर दिया। हमने देखा, ऑर्डर दिया तो बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस था, तो हमने बाहर से इधर-उधर से जो भी काम हमें बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे करने होते थे, तो अब हमने जो है वो, और मेरे जैसे हज़ारों डीलर थे, जो पूरे देश में थे। तो इन्होंने जो है वो उनको ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया। और आप देखिए, जो कंपनी साल के अंदर 20 करोड़ के आसपास का टर्नओवर करती थी, ध्यान देना, जो कंपनी साल का 20 करोड़ का टर्नओवर करती थी, अगले 10 साल में यानी कि 2010 के आसपास उस कंपनी का टर्नओवर 25,000 करोड़ आ चुका था और अभी करीबन 40,000 करोड़ का सालाना का व्यापार कर रही है और इंडिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी आईटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन चुकी है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के तरीके से इम्प्लीमेंट होने की वजह से कितनी रिपोर्टिंग, कितनी चीजें। सो आज मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि मेरे ख्याल से सैप इम्प्लीमेंट करने के पीछे जो ब्रेन, देखो मेरी इस मामले में कोई बात हुई नहीं, लेकिन जो ब्रेन, जो काम, जो ताकत काम कर रही होगी, टीसी सर का आशीर्वाद होगा, लेकिन सौरभ सर की ये प्लानिंग होगी। तो सौरभ छाबड़ा जी जो ये सैप इम्प्लीमेंट जो करना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है ये इस वक्त जरूरी है और ये बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। लेकिन जब भी चेंज होता है प्रेशर तो आएगा, ये प्रेशर होगा। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी चीजें बहुत जल्दी से जल्दी मेरे ख्याल से ठीक हो जाएंगी। एक हमारे बड़े भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। एक दो चीजें मैं आपके साथ और शेयर करता हूं वापस। तो जब भी ये बड़े चेंजेस होंगे, तो कुछ चीजें और ये सामान आपके सामने साथ में है ही है। आप अभी हाल फिलहाल डायमंड क्लब कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 दिन बाद बिलिंग हो जाएगी, कच्चा बिल कट ही रहा है, सभी लोग जो है सेव कर ही रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, राइट। और अभी एक ऑप्शन भी आपने देखी होगी सभी पिकअप सेंटर भाइयों ने, कि किसी ने बिल लिया और अभी काटा नहीं है, सामान ले लिया है, तो उस बिल को आप सेव कर सकते हो। जब ये सामान, तो वो भी डायरेक्ट ऑनलाइन रिफ्लेक्ट होगा कि कितना सामान बाजार में जा चुका है, कितना बिल नहीं कटा है, कितना पेंडिंग है, राइट। और जो मैं आपसे बात कर रहा था इस आईटी कंपनी की, तो इनमें एक बड़े मजेदार चीज होती थी। जैसे ही जयपुर ब्रांच का, मान लीजिए हमने कोई चीज इनके साथ डिमांड की, और जैसे ही इनको जो है पता चलता था कि जयपुर में एक पार्टिकुलर आइटम नहीं है, मान लीजिए ये पेन नहीं है जयपुर के अंदर, मैंने बोला जी 100 पेन दे दीजिए, इन्होंने देखा कि हमारे जयपुर की ब्रांच में नहीं, तो यहाँ का आदमी क्या करता है, खट से देखता है उसमें लॉग इन करके, अच्छा 500 पेन जो है वो चंडीगढ़ पड़े हैं, 300 बेंगलोर ब्रांच में पड़े हैं, 200 वहां पर पड़े हैं। तो उनको दिखाई दे रहा है एक आदमी को, डिपो वाले को, पिकअप सेंटर वाले को, सामान कहाँ का पड़ा है। तो यहाँ से वो खट से ऑर्डर पंच करता है, मेरे को सामान चाहिए, सेंट्रल वेयर हाउस में सामान नहीं है। तो वो जैसे उसको पंच करता है तो चंडीगढ़ से वो माल खटाक से शिप होके इधर आता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक जगह तो सामान बिक रहा है और जहां सब स्टॉक पड़ा है वहां पे बिकने ऑर्डर नहीं है, और जहां सब कुछ बिक रहा है वहां पे स्टॉक नहीं है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी के किसी भी माल का अनसोल्ड मटेरियल मिनिमम हो जाएगा। तो कई जगह सामान रखा हुआ 1 महीने से बिका नहीं, ये बहुत बड़ा लॉस है, कंपनी का बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस है। सामान खाने का तो एक्सपायर होने का डर है। तो ऐसे हजारों चीजें हैं जो इतनी फास्ट मूव करेंगी इधर से उधर, और जो मतलब कमाल हो सकता है, राइट। तो ऐसे भविष्य के लिए हमें थोड़ा सा जो है वो मेरे ख्याल से कोऑपरेट करने की बहुत जरूरत है इस वक्त। और आप अपना अपनी दुकान को बढ़ाए चलें, कच्चे बिल काट लें। मोटी मोटी मैंने आपसे जो बात कर दी थी वो कर दी। ये मेरा आपको जो इन्फॉर्मेशन दी आपको ठीक लगे तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। यूट्यूब चैनल का नाम मेरा कदम सिंह है। और बस एक ही क्या बोलते हैं, गुजारिश करूंगा आप सभी जितने भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त हैं आरसीएम के, कि एक बहुत बड़ा निर्माण, एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कुछ तकलीफें होने वाली, कभी सवेरे चलेगा, कभी दोपहर को चलेगा, कभी शाम को चलेगा। वो इसलिए चलेगा
क्योंकि फील्ड से कोई फ़ोन आया है, ये करेक्शन हो रही है और ये करेक्शन हो रही है, तो उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग में चेंज करके उसको फिर कुछ टाइम के लिए फील्ड से काटना पड़ेगा, तब आपको अपडेट होना पड़ेगा। मतलब सर्वर पे जब आप इंडेक्सिंग करेंगे या जो है वो उसको अपडेट करते हैं, तो कुछ टाइम का ये आएगा ही आएगा और ये कई बार आएगा। इसलिए आपको लगेगा सवेरे चल रहा था, अभी नहीं चल रहा, ये कई बार होगा, राइट? फिर कुछ दिक्कत आएगी मंथ एंड पे, जब मंथ क्लोज करेंगे तो नई चैलेंज आएगा, फिर भी आएगा। फिर क्वार्टरली क्लोजिंग करेंगे तो फिर कुछ नया चैलेंज आएगा, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर को चेंज होते समय लगेगा। हाफ ईयर पे कोई चेंज आएगा, ईयर एंड पे फिर नया चैलेंज आएगा। तो चैलेंज जब सॉफ्टवेयर को पूरा इंप्लीमेंट होते होते समय चाहिए। ये जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और काम हो गया, ऐसे नहीं होता। स्टार्टिंग में अलग अलग मॉड्यूल जब डेवलप हुए थे तब भी ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सारी छोटी-छोटी दिक्कतें होती थी, हम मैनुअल कैलकुलेट करते थे। स्टार्टिंग के 6 महीने तो 8 महीने तो, और हम फिर फ़ोन करते थे कि नहीं-नहीं कैलकुलेशन में कुछ गलत है, ऐसे-ऐसे देखो, ऐसे-ऐसे चेंजेज़ होते थे। सो इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो हमें धैर्य की है और कंपनी मैनेजमेंट हमें लगता है जल्दी करो, लेकिन हमसे हज़ार गुना ज़्यादा टेंशन उस आदमी को है जिसके हाथ में प्रोजेक्ट है और जो इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और जो हम सब डिस्ट्रीब्यूटरों का, हम सब लीडरों का जो बिज़नेस है, जिसका 10 करोड़ पे हो 10,000 करोड़ पे चला जाए, जिसका 1 करोड़ पे उसका 100 करोड़ पे चला जाए, जो आदमी ये चाह रहे हैं, उनके सिर पे अगर हम इतने ज़्यादा फ़ोन करेंगे और इतना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे हर जगह पे, इतना ज़्यादा हल्ला मचाएँगे, शांति से सारे काम होने वाले हैं, राइट? ये बिल्कुल होगा। आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर बातचीत आपके कुछ काम की हो और अच्छा लगे और लगे कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर की कुछ नेगेटिविटी कम कर सकते हैं या इस परेशानी में उसका साथ दे सकते हैं, तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए हर उस दोस्त तक जो भी आरसिम का डिस्ट्रीब्यूटर है। और मेरा यूट्यूब चैनल है कदम सिंह। अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।